नमस्ते दोस्तों। आज हम शुरू करते हैं अपना नाटक आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन नाटक के लेखक हैं मोहन राकेश। और ये नाटक मोहन राकेश का पहला नाटक है जिसकी रचना मोहन राकेश ने सन 1958 में की थी। और ये नाटक अपने लेखन के समय से ही हिंदी समीक्षा की केंद्र में लगातार बना रहा है। और इस नाटक में राकेश ने कालिदास, जो इस नाटक का नायक है, मुख्य पात्र है, और तथा अन्य चरित्रों के माध्यम से कुछ ऐसे बिंदुओं को नाटक का कथ्य बनाया है जिनका संबंध आधुनिक युग के, या हम कह सकते हैं वर्तमान समय के जो युग हैं उनकी मनुष्य की मना स्थिति से है। जैसे व्यक्ति की प्रामाणिकता क्या है, और कैसे किन अर्थों में ये खंडित होती है, नारी और पुरुष के लिए प्रामाणिकता के क्या अर्थ हैं, आदि आदि। तो हम नाटक के बारे में बात करते हैं। तो नाटक कुल 3 अंकों में भागित किया गया है नाटक को। और जिसमें हम देखते हैं पहले अंक में शुरुआत में पता चलता है, एक इस नाटक का जो नायक है उसका नाम है कालिदास। और कालिदास इस नाटक का मुख्य पात्र है जो इस नाटक का नायक भी है। और वो एक संस्कृत का कवि है, नाटककार है, और स्वभाव से बहुत अत्यंत संवेदनशील, अंतर्द्वंद से घिरा हुआ व्यक्ति है। और मल्लिका से उसको प्रेम है, और कितना प्रेम है, कैसा प्रेम है, ये नाटक में हम आगे देखेंगे ही। और इसमें पहले जो अंक है उसमें हमें आगे पता चलता है कि राजकवि बनने का प्रस्ताव उज्जैनी से आया है और वो स्वीकार कर लेता है। कई सारे द्वंद्व के साथ में अंत में वह राजकवि बनने का निमंत्रण स्वीकार करने के साथ वह उज्जैन चला जाता है। और दूसरे अंक में हम देखते हैं कि वह राजकवि बनने के साथ ही कश्मीर का शासक भी बन जाता है। मात्रगुप्त नाम से वह कश्मीर में शासन करता है। और इसके हम पात्रों में बात करते हैं तो ये कालिदास है। दूसरा इसमें पात्र है मल्लिका, जो इस नाटक की नायिका है और नाटक की केंद्रीय और अत्यंत महत्वपूर्ण स्त्री पात्र है, जो अंबिका की पुत्री है। और स्वभाव से वह कालिदास की प्रेमिका है। निस्वार्थ त्यागमय वाला प्रेम वह कालिदास से करती है। और हम देखते हैं कि पहले अंक में उज्जैनी जाने की प्रेरणा उसकी सफलता के लिए अ, अंबिका की पुत्री मल्लिका यानी कालिदास की प्रेमिका ही उसे उज्जैनी जाने के लिए प्रेरणा देती है। और भले ही बाद में उसे इसके बदले में अकेलापन, कष्ट, ये सब आते हैं, लेकिन फिर भी वह कालिदास को उज्जैनी जाने के लिए बोलती है। और इसमें अंबिका जो पात्र है मल्लिका की वृद्ध और एक विधवा माँ है। और स्वभाव से वह यथार्थवादी दृष्टिकोण की पात्र है, और थोड़ी कठोर स्वभाव की महिला है। और कालिदास और मल्लिका के प्रेम संबंध के विरुद्ध उसका मानना था कि कोरे प्रेम और भावनाओं से पेट नहीं भरता। और हम कह सकते हैं कि कई बार उसने मल्लिका को समझाया, डांटा भी, कि वह कालिदास को और उनके प्रेम को लेकर वह संतुष्ट नहीं थी, खुश नहीं थी। और इसमें एक अंत में चौथा पात्र है बिलोम। यह एक गांव का संपन्न और कुटिल व्यक्ति है जो मल्लिका से एक तरफा प्रेम करता है। तो हमने भी इस नाटक में कुल 3 पात्रों के बारे में समझा। सबसे पहला पात्र हमने समझा जिस जो इस नाटक का नायक भी है, उसका नाम है कालिदास। दूसरा है इसमें मल्लिका। और इस नाटक में जो तीसरी मुख्य पात्र है वह है मल्लिका की माँ अंबिका। तो हम इस नाटक में मल्लिका, और एक नाटक में है अंबिका, और चौथा जो है इसमें वो है विलोम। तो ये अभी हमने 4 पात्रों को
समझा इस नाटक में एक एक करके। तो हम देखते हैं कि विलोम भी मल्लिका से प्रेम करता है, लेकिन उसका प्रेम एक तरफा प्रेम है। और एक और कैरेक्टर इसमें हमें दूसरे अंक में हमें उसका परिचय मिलता है। उसका नाम है प्रियंगु मंजरी, जो हम कह सकते हैं कि उज्जैनी, इस नाटक में बताया गया है कि वो उज्जैनी राज्य की राजदुहिता या राजकुमारी है, और एक धनी महिला है जिससे बाद में कालिदास का विवाह भी होता है। तो अगर हम इस नाटक में देखते हैं तो नाटक के पहले भाग में हमें पता चलता है कि कालिदास जो है वो उज्जैन चला जाता है, राजकवि बनता है। दूसरे भाग में हम देखते हैं कि कालिदास कश्मीर का शासन संभालता है, और दूसरे अंक में वह अपने गांव, जहाँ उसकी प्रेमिका मल्लिका रहती है, वहाँ आता है। लेकिन वहाँ वो मल्लिका से बिना मिले वापस लौट जाता है, और मल्लिका को ये पता चलता है ये बात कि कालिदास अब कश्मीर का शासन संभालने जा रहा है। और तीसरे अंक में हम देखते हैं कि कालिदास अपने सारी चीजें, सब राजपाट और सारी चीजें छोड़कर वापस गांव जब आता है, तब मल्लिका से मिलने के लिए, तब नाटक ऐसे मोड़ पर आकर रुकता है जिसमें ऐसे कुछ संकेत नजर आते हैं कि मल्लिका अब वैश्या बन चुकी है, और वैश्या बनकर ही अपना जीवन यापन कर रही है। और ये नाटक के जो संकेत हैं वो तीसरे अंक में हमें मिलना शुरू होते हैं, मिलते हैं। तो हम नाटक के डायरेक्ट तीसरे अंक पर आते हैं, और तीसरे अंक में इन कुछ उन संकेतों के माध्यम से हम समझते हैं कि कहाँ ऐसे संकेत नजर आते हैं जिससे ये लगता है, और इस नाटक का अंत क्या होता है। तो हम नाटक का जो तीसरा अंक है, मैं उस तीसरे अंक को सामने स्क्रीन के लेके आता हूँ, और हम समझते हैं कि उसमें उज्जैनी जाने के बाद कालिदास जब वापस लौट के आता है, तो कालिदास के मामा जिस कैरेक्टर है इस नाटक में, मातुल नाम है उनका, तो मातुल भी कालिदास के साथ वापस उज्जैनी चले जाते हैं। और जब वो कालिदास से ठीक पहले मातुल गांव में आता है, और नायिका अंबिका जो है, सॉरी, मल्लिका जो इसमें है, तो मल्लिका और मातुल की बातचीत होती है। तो मल्लिका को मातुल बताता है कि कालिदास ने उज्जैनी छोड़ दी है, और कश्मीर का शासन भी छोड़ दिया है, और लोग कहते हैं वह संन्यास लेके काशी चला गया है। तो स्वागत कथन है मल्लिका की, यहाँ से स्टार्ट हम करते हैं कथन। सबसे पहले ये जो है इसमें मल्लिका बोल रही है कि नहीं, तुम काशी नहीं गए, तुमने संन्यास नहीं लिया है। मैंने इसलिए भी तुमसे यहाँ जाने के लिए नहीं कहा था कि मैंने इसलिए भी नहीं कहा था कि तुम जाकर कहीं का शासन भार संभालो, और फिर भी जब तुमने ऐसा किया मैंने तुम्हें शुभकामनाएं दी, यद्यपि प्रत्यक्ष तुमने वे शुभकामनाएं ग्रहण नहीं की। ये स्वागत कथन चल रहे हैं, और मल्लिका ये बात कह रही है कि मेरा मन था कि तुम जाओ। शुरुआत में हम देखते हैं कि पहले अंक में मल्लिका अपना सब कुछ छोड़कर, ये जानकर भी कि मैं अकेली रह जाऊंगी और कालिदास का दूर होना बड़ा कष्टकर रहेगा, फिर भी वह कालिदास को उज्जैनी भेजती है। वहां से खबर मिलती है कि कालिदास ने फला फला ग्रंथ की रचना की, अभिज्ञानम शाकुंतलम मेघदूतम के नाम इस नाटक में आते हैं। और कालिदास दूसरे अंक में जब वापस गांव आता है तो बड़ी उम्मीद थी कि मल्लिका को कि वह मुझसे आकर मिलेगा, लेकिन कालिदास उससे मिलता नहीं है। और कालिदास की शादी भी प्रियंगु मंजरी नाम की एक महिला से होती है। वह महिला भी मल्लिका से मिलने उसके घर आती है, और कुछ बातचीतें ऐसी होती हैं जो मल्लिका को ठीक नहीं लगता है, और वो मल्लिका को एक ऑफर देती है कि तुम मेरे साथ चलो और राज में मेरी दासी बनकर रहो। तो ये मल्लिका इस चीज को स्वीकार नहीं करती है, और मल्लिका उम्मीद में थी कि कालिदास उससे मिलने आएगा, लेकिन कालिदास दूसरे अंक में हम देखते हैं वापस लौट जाता है और नहीं आता। और तीसरे अंक में मल्लिका को खबर लगती है कि उसने ये संन्यास ले लिया, ये सब कुछ उसने छोड़ दिया। तो उसी को लेकर ये स्वागत कथन यहाँ से शुरू होता है कि ये मैंने जो रीड किया। अगला है
मैं यद्यपि तुम्हारे जीवन में नहीं रही, परंतु तुम मेरे जीवन में सदा बने रहे हो। मैंने कभी तुम्हें अपने से दूर नहीं होने दिया। तुम रचना करते रहे हो, मैं समझती रही, मैं सार्थक हूँ, मेरे जीवन की भी कुछ उपलब्धि हैं। आज तुम मेरे जीवन को इस तरह निरर्थक कर दोगे। ग्रंथ को आसन पर रखकर उद्गिन दृष्टि से उस ओर देखती है। ये रंग संकेत हैं जो नाटक में रहते हैं। अगला है, तुम जीवन से तटस्थ हो सकते हो, परंतु मैं नहीं। मैं तो अब तटस्थ नहीं हो सकती। क्या जीवन को तुम मेरी दृष्टि से देख सकते हो? जानते हो मेरे जीवन में ये वर्ष कैसे व्यतीत हुए? यहाँ से पहला संकेत नजर आता है। जानते हो मेरे जीवन में ये वर्ष कैसे व्यतीत हुए? मैंने क्या क्या देखा है, क्या से क्या हुई हूँ। ये हम देखते हैं कि हमें पहला संकेत नजर आता है कि क्या से क्या हुई हूँ। ये मल्लिका किस सेंस में ये बोल रही है कि मैं पहले क्या थी और क्या से अब क्या हो चुकी हूँ। अगला है, इस जीव को देखते हो, पहचान सकते हो? यह मल्लिका है जो धीरे धीरे बड़ी हो रही है और माँ के स्थान पर अब मैं इसकी देखभाल करती हूँ। यानी कि जो मल्लिका है उसकी इस बीच बेटी भी हो चुकी है। ऐसा इस नाटक से संकेत नजर आ रहा है। जब मल्लिका कहती है इस जीव को देखती हो, और ये मल्लिका है जो धीरे धीरे बड़ी हो रही है और माँ के स्थान पर मैं इसकी देखभाल करती हूँ। ये मेरे अभाव की संतान है। अभाव का मतलब होता है गरीबी। ये मेरी गरीबी की संतान है। ये दूसरा संकेत है। तीसरा इसमें संकेत नजर आता है, मैं इन संकेतों को यहाँ हाईलाइट कर देता हूँ। ये दूसरा संकेत नजर आता है हमें नाटक में, जो ये बताता है कि मल्लिका अपना जीवन यापन के लिए अब वह वेश्या बन चुकी है, और जो भाव तुम थे वह दूसरा नहीं हो सका, परंतु अभाव के कोष्ठ में किसी दूसरे की, यहाँ पर एक और संकेत है, किसी दूसरे की न जाने कितनी कितनी आकृतियां हैं। जानते हो मैंने अपना नाम खोकर एक विशेषण उपार्जित किया है, और अब मैं अपनी ही दृष्टि में एक नाम नहीं, केवल एक विशेषण हूँ। या विशेषण का अर्थ है कि आमतौर पर हमारे समाज में वैश्याओं के कोई नाम नहीं होते। तो ये ठीक उसी अर्थ में कहा गया है कि मैं अपनी दृष्टि में अब एक नाम नहीं, एक विशेषण हूँ। और जैसा कि इस नाटक से हमें संकेत भी नजर आते हैं। अगला है, किवाड़ बंद कर आसन की ओर लौट पड़ती है। ये रंग संकेत है। उसके बाद स्टार्ट यहाँ से होता है ये लाइन। व्यवसायी कहते थे उज्जैनी में अपवाद है, तुम्हारा बहुत सा समय वारांगनाओं। देखो इसमें एक जो शब्द आया है ना, ये वारांगनाओं। इस वारांगनाओं शब्द का हिंदी में कोई दूसरा अर्थ नहीं होता। इसका केवल और केवल अर्थ होता है वेश्या। और ये शब्द आगे इसमें आता है कि वारांगनाओं के सहवास में व्यतीत होता है। ये कालिदास के बारे में मल्लिका कह रही है। परंतु तुमने वारांगना का यह रूप भी देखा है? प्रश्न चिन्ह। यानी जिसमें वो बोल रही है कि परंतु तुमने वारांगना का यह रूप भी देखा है। आज तुम मुझे पहचान सकते हो? मैं आज उसी तरह पर्वत शिखर पर जाकर मेघमालाओं को देखती हूँ, उसी तरह ऋतु संहार और मेघदूत की पंक्तियां पढ़ती हूँ। मैंने अपने भाव के कोष्ठ को रिक्त नहीं होने दिया, परंतु मेरे अभाव की पीड़ा का अनुमान तुम लगा सकते हो? ये प्रश्न चिन्ह जो यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, ये कि वारांगना का यह रूप भी देखा है। और वारांगना का एक ही अर्थ है जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। और आगे इस नाटक में आता है, नहीं तुम अनुमान नहीं लगा सकते हो। तुमने लिखा था कि एक दोष गुणों के समूह में उसी तरह छिप जाता है जैसे चांद की किरणों में कलंक, परंतु दारिद्र्य नहीं छिपता। सौ सौ गुणों में भी नहीं छिपता है, नहीं छिपता ही नहीं। सौ सौ गुणों को छा लेता है, एक एक कर कर नष्ट कर देता है। बोलती बोलती और अंतर्मुख हो जाती है। परंतु मैंने यह सब सह लिया इसलिए कि मैं टूटकर अनुभव करती रही हूँ कि तुम बन रहे हो, क्योंकि मैं अपने को अपने में न देखकर तुम में देखती थी, और आज ये सुन रही हूँ कि तुम सब कुछ छोड़कर संन्यास ले रहे हो, तटस्थ हो रहे हो, उदासीन, मुझे मेरी सत्ता के बोध से इस तरह वंचित कर दोगे। बिजली कौंधती है और मेघ गर्जन सुनाई देता है। और हम देखते हैं ये स्वगत कथनों के बीच में ही अंक तीसरे में यहाँ पर कालिदास आ जाता है। मेघ गर्जन सुनाई देता है, ड्योढ़ी का द्वार धीरे धीरे खुलता है। कालिदास छत विछित सा द्वार खोलकर ड्योढ़ी में खड़ा रहता है। मल्लिका किवाड़ खुलने के बाद खुलने के शब्द से उधर देखती है।
सहसा उठती खड़ी होती है, कालिदास अंदर आता है, मल्लिका जड़ सी उसे देखती रहती है। जड़ यानी एकदम फ्रीज होकर देखना, एकदम शॉक्ड, क्योंकि कालिदास जब दूसरे अंक में जब आता है गांव में, तब मल्लिका को बड़ी उम्मीद थी कि कालिदास मुझसे मिलने आएगा। लेकिन जब कालिदास नहीं आता और तीसरे अंक में अनएक्सपेक्टेड, जब उसने सोचा भी नहीं था, और कालिदास इस तरीके से आके खड़ा हो जाता है, तो देखकर वो उसे अवाक सी रह जाती है। कालिदास संभवतः पहचानती नहीं हो। मल्लिका उसी तरह देखती रहती है। कालिदास प्रकोष्ठ में इधर उधर देखता है, फिर मल्लिका पर सिर से पैर तक दृष्टि डालकर आसन की ओर चला जाता है। कालिदास बोलता है, और ना ही पहचानना स्वाभाविक है, क्योंकि मैं वह व्यक्ति नहीं हूँ जिसे तुम पहले पहचानती रही हो, दूसरा व्यक्ति हूँ। ये जो बातें हैं ना, जैसे मैं वो व्यक्ति नहीं हूँ और मैं ये सब चीज़ें छोड़कर आ गया हूँ, और अंतर्द्वंद जो चल रहा है कालिदास के अंदर, इस पात्र के अंदर, इस नाटक में ऐसी कई सारी चीज़ें हैं। ये सारा का सारा अस्तित्ववाद का दर्शन का प्रभाव इस नाटक में नजर आता है। और अस्तित्ववाद क्या है, हम इसके बारे में संक्षेप में आने वाली कक्षा में समझेंगे। और ऐसे कई सारे संकेत इस नाटक में नजर आते हैं, जो अस्तित्ववाद का प्रभाव इस नाटक में कहाँ कहाँ किन किन पात्रों के माध्यम से राकेश ने व्यक्त किया है। वापस अपने नाटक पर आते हैं, तो आगे कालिदास कहता है, और सच कहूं तो मैं वह व्यक्ति हूँ जिसे मैं स्वयं नहीं पहचानता। तुम इस तरह जड़ सी क्यों खड़ी हो? मुझे देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। मल्लिका किवाड़ बंद कर देती है, फिर खोई सी उसकी ओर बढ़ आती है। मल्लिका, आश्चर्य, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम हो, और जो मैं तुम्हें देख रही हूँ वास्तव में मैं ही हूँ। कालिदास, देख रहा हूँ, तुम भी वह नहीं हो। सब कुछ बदल गया है। यह संभव है कि परिवर्तन केवल मेरी दृष्टि में हुआ है। कालिदास इस उम्मीद से लौट के आता है कि मैं बदला हूँ, मल्लिका थोड़ी ना बदली होगी, वो तो अभी भी वहीं रही होगी, और कौन अपने जीवन में इस तरीके से आगे बढ़ता है, वो शायद किस दुनिया में जी रहा है उसे ये अंदाजा नहीं है। और आगे उसके सारे भ्रम जब दूर होते हैं, जब उसे कुछ ऐसे संकेत और मिलना शुरू होते हैं। खैर, कालिदास और मल्लिका की यहाँ बातचीत होती है, और आगे कुछ और ऐसे संकेत नजर आते हैं। यहाँ वो बोलता है कि मल्लिका उसे बताती है कि मैंने कुछ पन्ने अपने हाथों से तुम्हारे लिए बनाए थे, और चाहती थी कि मैं तुम्हें वो दूं, और तुम अपनी जो भी रचना करो और उन पेजों पर लिखो। और आगे इसी में वो इसी बीच में अचानक क्या होता है कि कोई द्वार खटखटाता है। यहाँ बारिश का मौसम है। मल्लिका और कालिदास अंदर घर में बातें कर रहे हैं। अचानक दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आती है। मल्लिका अव्यवस्थित होकर उस ओर देखती है। कालिदास द्वार की ओर जाना चाहता है, पर वह उसे रोक देती है। आगे इसमें है, मल्लिका, द्वार बंद रहने दो, तुम जो बात कर रहे हो करते जाओ। कालिदास, देख तो लो कौन आया है। मल्लिका, वर्षा का दिन है, कोई भी हो सकता है। यहाँ जो कोई भी है ना, इसके दो अर्थ निकलते हैं। पहला अर्थ है कि हो सकता है बरसात के मौसम में कोई शरण के लिए आया हो। ठीक, जो राहगीर है या कोई है। और जो दूसरा अर्थ इसमें निकल कर आता है, वो होता है कि जैसे वेश्या के घर कोई भी आ सकता है आधी रात में, बरसात में। तो बाहर से आगंतुक नशे के स्वर में झल्लाता हुआ लौट जाता है। हर समय द्वार बंद, हर समय द्वार बंद। ये जो संकेत है ना, कि कोई मान लो अगर शरण के लिए आया भी है, तो वो इस तरीके की बातें तो नहीं कहेगा ना कि हर समय द्वार बंद या हर समय द्वार बंद। तो ये जो रंग संकेत हैं, इन दोनों संकेतों से ये दूसरे वाले अर्थ की संभावना ज्यादा प्रबल हो जाती है। कालिदास, ये मल्लिका का इस तरह या इस जोन में आ जाना, जो हम ऊपर भी जिन संकेतों के बारे में बात करते आए हैं। कालिदास कौन था ये? कहा ना, कोई भी हो सकता है। वर्षा में जिस किसी को आश्रय की आवश्यकता वर्षा में जिस किसी को आश्रय की आवश्यकता पड़ सकती है, परंतु मुझे इसका स्वर बहुत विचित्र सा लगा। तुम यहाँ के संबंध में बात कर रहे थे। कालिदास, बात मल्लिका घुमाना चाहती है, बदलना चाहती है, लेकिन कालिदास वापस वही बात बोलता है। लगा जैसे मैं स्वर को पहचानता हूँ, जैसे यहाँ की हर वस्तु की तरह यह भी किसी परिचित का बदला हुआ रूप है। जैसे इस स्वर को पहचानता हूँ का मतलब यहाँ पर साफ नजर आता है, ये जो पीछे आया था, जो नशे की हालत में जो चिल्ला रहा था, वो विलोम था। विलोम वही कैरेक्टर है जो मल्लिका से एक तरफा प्रेम करता था, और कहीं ना कहीं आधा अधूरा था। उसको इस बात से जलन थी
कि मल्लिका और कालिदास के बीच में प्रेम प्रसंग है और वह मल्लिका को चाहता है, और जब कालिदास लौट जाता है उज्जैनी और वापस नहीं आता, तो विलोम ही वह व्यक्ति होगा जो मल्लिका के साथ में, या उसकी ज़रूरतों को उसने पूरा किया होगा। गाँव में जो अभाव का जीवन मल्लिका जी रही थी, और ऐसा भी है कि जैसे विलोम के साथ में वो बिना शादी के साथ रह रही होगी, और जो बिना शादी के साथ महिलाएँ रहती हैं समाज में, वो केप्ट वुमेन या हम जिसे कहते हैं, एक वह भी संकेत इसमें नज़र आता है। हालाँकि इसमें एक संकेत और नज़र आता है, जिसमें ये भी नज़र आता है, ये भी समझ में आता है कि मल्लिका की शादी विलोम से नहीं हुई है, जिस तरीके से विलोम इसमें आगे बोलता है। खैर, आगे इन बातें होती हैं, और कालिदास, ये लंबे-लंबे स्वगत कथन हैं, जिसमें कालिदास एकालाप जिसे हम कहते हैं, मोनोलॉग जिसे कहा जाता है, ये पूरे के पूरे कथन आते हैं, जिसमें परंतु मैं ये भी जानता था कि मैं सुखी नहीं हो सका, और जाने के बाद वह अपने आप को बार-बार दिलासा देता रहा कि आज नहीं तो कल मैं सारी चीज़ों को सँभाल लूँगा, और एक दिन सब चीज़ों को मैं अपने कंट्रोल में कर लूँगा। और यही जीवन का मूल सत्य है जो यहाँ इस लाइन में आया है, कि मैं अपने को आश्वासन देता कि आज नहीं तो कल मैं परिस्थितियों पर वश पा लूँगा, और समान रूप से दोनों क्षेत्रों में अपने को बाँट लूँगा, परंतु मैं पर स्वयं ही परिस्थितियों के हाथों बनता और विचलित होता रहा। जिस कल की मुझे प्रतीक्षा थी वह कल कभी आया ही नहीं। ऐसा ही होता है इंसान के जीवन में, हम मनुष्य यही सोचते हैं कि आज नहीं तो कल हम सारी चीज़ों को मैनेज कर लेंगे, दोनों चीज़ों को हम एक ही साथ हैंडल कर लेंगे, और देखते-देखते कब चीज़ें हमें चलाने लगती हैं, हमें ये पता ही नहीं चलता। और ठीक ऐसे ही कालिदास के साथ होता है, और ऐसा ही अस्तित्ववाद जो दर्शन है, वो भी कुछ ऐसा ही है। क्षण भर चुप रहता है, फिर टहलने लगता है, और ये सारी चीज़ें बात आगे-आगे बढ़ती हैं। और आगे कालिदास इतनी सारी बातें करने के बाद इसमें एक लाइन आती है जो कालिदास बोलती है, ये पन्ने जो मैंने आगे बताया था कि मल्लिका ने कुछ पन्ने बनाए थे, तो उन्हीं पन्नों को किताब जो कालिदास आखिर में देखता है तो बोलता है कि स्थान-स्थान पर पानी की बूंदें पड़ी हैं जो निस्संदेह वर्षा की बूंदें नहीं है, लगता है तुमने अपनी आँखों से इन कोरे प्रश्नों पर बहुत कुछ लिख दिया है। निस्संदेह वर्षा की बूंदें नहीं है का मतलब ये है कि ये आँसुओं की बूंदें हैं, जो मल्लिका ने कालिदास की याद में कभी उस किताब को देखा होगा, सोचा होगा कि मैं ये किताब के पन्ने कालिदास को भेंट करूँ, और उसी बीच इमोशंस ज़्यादा हावी होने पर आँसू उस पर गिरे होंगे। और उसी तरीके से कालिदास आगे बोलता है, स्थान-स्थान पर फूलों की सूखी पत्तियों ने अपने रंग इन पर छोड़ दिए, कई स्थानों पर तुम्हारे नखों ने इन्हें छीला है। नखों का मतलब होता है नाखून। जब हम कभी बहुत ज़्यादा द्वंद में सोचने में होते हैं ना, तो कभी किसी चीज़ को हम खींचते हैं, करोड़ते हैं, तो ठीक वैसे ही पृष्ठ के कोनों पर मल्लिका ने अपने नाखूनों से उनको छील दिया है, दांतों ने इन्हें काटा है। इसके अतिरिक्त ये ग्रीष्म की धूप के हल्के-हल्के रंग, हेमंत की पत्र-धूलि और घर की सीलन, ये पृष्ठ अब कोरे कहाँ हैं मल्लिका, इन पर एक महाकाव्य की रचना हो चुकी है, अनंत सर्गों के एक महाकाव्य की। ऐसा कालिदास कहता है, आगे ग्रंथ रख देता है। और यहाँ सबसे मेन टर्निंग पॉइंट जो नाटक का आता है, इतनी सारी बातें होने के बाद कालिदास झरोखे के पास चला जाता है, कुछ क्षण बाहर देखता है, फिर मल्लिका की ओर मुड़ आता है, और फिर वो कालिदास जो बोलता है वो ये है कि परंतु इससे आगे भी तो जीवन शेष है, हम फिर अत से आरंभ कर सकते हैं। यह अर्थ है, जबकि आप नाटक देखेंगे तो यहाँ अथ लिखा होगा। अथ अथ का मतलब होता है शुरुआत। तो कालिदास बोलता है कि क्यों ना हम इस जीवन की दोबारा से शुरुआत करें, एक मौका मैं फिर से देना चाहता हूँ, जो गलतियाँ मुझसे हुई मैं उनमें सुधार करके सारी चीज़ें छोड़ आया हूँ, और हम शुरुआत से शुरू करते हैं। और ठीक इसी पॉइंट पर अंदर से बच्ची के कुनमुनाने और रोने का शब्द सुनाई देता है। मल्लिका सहसा उठकर उद्विग्न भाव से उस ओर चल देती है। कालिदास हतप्रभ सा उसे जाते देखता है। अब यहाँ बच्ची के रोने की आवाज़ जो आती है, कालिदास को इस चीज़ से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। कालिदास, मल्लिका मोल रुक कर उसकी ओर देखती है, फिर किसके रोने का शब्द है ये? यह मेरा वर्तमान है। अंदर चली जाती है। कालिदास स्तब्ध सा प्रकोष्ठ के बीचों बीच आ जाता है, यानी उसका वर्तमान उसके सामने कालिदास के आ चुका है, और कालिदास एकदम अचंभित है,
और पूछता है तुम्हारा वर्तमान प्रश्न चिन्ह। ठीक इसी जगह एंट्री होती है बिलोम की। कोई द्वार खटखटाता है और फिर पैर की चोट से द्वार अपने आप खुल जाता है। ड्योढ़ी में बिलोम द्वार को कोसता खड़ा है, बस कीचड़ में लथपथ है और झूलता अंदर आता है। और बिलोम और कालिदास आमने सामने आते हैं और देखते हैं कि बिलोम पहचान जाता है कालिदास को, और स्वाभाविक है पहचानना भी। कालिदास ही बिलोम का सबसे बड़ा दुश्मन या हम कह सकते हैं कॉम्पिटिटर रहा है। और बिलोम भी रचनाएं करता है इस नाटक में, वो भी कविताएं लिखता है, छंद लिखता है, लेकिन उसको उतने प्रसिद्ध नहीं हो पाता। और इस नाटक में एक बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति आती है जिसकी व्याख्या कई बार कई एग्जामों में पूछी गई है कि विलोम क्या है। एक असफल कालिदास और कालिदास एक सफल विलोम, बस इतना ही अंतर है। तो आगे इसमें देखते हैं हम जो नाटक में कुछ और संकेत जो नजर आते हैं, तो आगे देखते हैं। विलोम स्वर भी परिचित है और शब्द भी। विलोम आ जाता है कालिदास, आकृति बहुत बदल गई है परंतु व्यक्ति आज भी वही है। विलोम स्वर भी परिचित है और शब्द भी। और देखते हैं कि दोनों आमने सामने आकर बातें करने लगते हैं और वो कालिदास को गले लगाना चाहता है, उसकी ओर बाहें बढ़ाता है, परंतु कालिदास के सामने से हट जाता है। गले नहीं मिलोगे, मेरा शरीर मैला है इसलिए, या मुझे से घृणा है, परंतु इस तरह मेरा तुम्हारा संबंध नहीं टूट सकता। तुमने कहा था ना कि हम दोनों एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं। नहीं कहा था। मैंने इन वर्षों में उस निकटता में अंतर नहीं आने दिया है। मैं तो समझता हूँ कि हम अब भी एक दूसरे के निकट पड़ते हैं। क्यों मल्लिका, मैं ठीक नहीं कहता था? तुम वहाँ स्तंभित सी क्यों खड़ी हो? विलोम अब इस घर में अयाचित अतिथि नहीं है, अब तो वह अधिकार से आता है। नहीं, ये प्रश्न चिन्ह जो आया है कि विलोम अधिकार से अब आता है, तो यानी विलोम का कहीं ना कहीं मल्लिका के साथ में या उसके जीवन पर उसका अब अधिकार है, इसीलिए विलोम ऐसी बातें कर रहा है। वरना हम दोनों अंकों में देखते हैं, पहले और अंक में मल्लिका को विलोम बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और जब वो आता था तो मल्लिका साफ मना कर देती थी कि तुम यहाँ से जाओ। फिर भी बिलोम का आना जाना घर में लगा ही रहता था, क्योंकि वो एक तरफा प्रेम प्रसंग वाला मामला था। और बिलोम भी इसमें अधूरा जीवन ही जी रहा है, कैसे वो हम आगे देखेंगे। और कालिदास की ओर मुड़ता है। कहोगे कितनी आकस्मिक बात है, तब भी मुझसे इसी घर में भेंट हुई थी और आज भी यही हुए, परंतु सच मानो आकस्मिक बात नहीं, तुम जब भी आते हमारी भेंट यही होती। एक और ये संकेत नजर आता है कि तुम जब भी आते हम इस घर में, अब मैं ही तुम्हें मिलता। एक नाटक में शुरुआत में देखते हैं हम कि हिरण शावक, हिरण का एक बच्चा है जो उज्जैनी राज्य से आया हुआ एक राज्य कर्मचारी है, जिसके बाण से एक हिरण शावक घायल हो जाता है और कालिदास उसे बचाता है। यानी शुरुआत के पहले अंक में जिस मिलता है, तो हिरण शावकों से कालिदास को बड़ा मोह है। तो यही लास्ट में यहाँ आ रहा है, लाइन आती है कि कालिदास को इस प्रदेश के हिरण शावकों का कितना मोह है। फिर कालिदास की ओर मुड़ता है, ये विलोम कह रहा है, और वो बोलता है कि एक हिरण शावक इस घर में भी है, तुमने मल्लिका की बच्ची को नहीं देखा। यहाँ वो यह भी तो कह सकता था कि हमारी, मेरी या हमारी। हमारी का अर्थ यानी कि विलोम और मल्लिका की, या बोल सकता था कि मेरी। ये यहाँ वो बोलता है कि मल्लिका की बच्ची, उसकी आंखें किसी हिरण शावक से कम सुंदर नहीं हो। जानते हो अष्टावक्र क्या कहता है? यहाँ एक और जो महत्वपूर्ण पॉइंट नजर आता है वो ये है, अष्टावक्र क्या कहता है? प्रश्न चिन्ह। कहता है, मल्लिका उसे रोक देती है। आर्य विलोम। विलोम हंसता है। विलोम, नहीं, तुम नहीं चाहती कि कालिदास यह जाने कि अष्टावक्र क्या कहता है, परंतु मुझे उसकी बात पर विश्वास नहीं होता। मैं इसलिए कह रहा था कि संभव है कालिदास ही देखकर बता सके कि अष्टावक्र की बात कहाँ तक सच है। क्या बच्ची की आकृति सचमुच विलोम से मिलती है, या यहाँ पर प्रश्न चिन्ह या के साथ में बात खत्म कर दी गई, यानी कि बच्ची की जो आकृति, यानी बच्ची जो है वो किससे उसका चेहरा मिलता है, विलोम से या मतलब किसी और से। तो ऐसे जो संकेत शुरुआत में हमने देखे, फिर ये संकेत जो नजर आते हैं, इन संकेतों से स्पष्ट ये पता चलता है कि मल्लिका अंत में वैश्या बन चुकी है। और ये बात परंपरागत पाठकों को, कई सारे लोगों को हजम नहीं होती, और उनको ये लगता है कि नहीं, वो कुछ और कर लेती, या कुछ और बन गई होगी, या उसने शादी कर ली होगी विलोम से, ये क्यों उसने ऐसा चुना, वो तो इतना प्रेम करती थी।
और ये लेखक का अपना दृष्टिकोण है, और हमारे दृष्टिकोण से अगर लेखक का दृष्टिकोण ना मिले तो इसमें इतनी परेशान होने वाली बात क्या है। उसकी अपनी राय है, उसकी अपनी सोच है। और मल्लिका हाथों में मुंह छिपाए आसन पर जा बैठती है। विलोम कालिदास के पास चला जाता है। चलो देखोगे कालिदास, यहाँ से चले जाओ। विलोम, चला जाऊं? हंसता है। इस ग्राम से या ग्राम प्रांतर से ही सुना है शासन बहुत बली होता है, प्रभुता में भी सामर्थ होती है। कालिदास, मैं कह रहा हूँ इस समय यहाँ से चले जाओ। अब आगे जाने जाता है विलोम, और जाते जाते वो ये बोलकर जाता है कि तुम चाहते हो कि मैं इस समय यहाँ से चला जाऊं। मैं चला जाता हूँ इसलिए नहीं कि तुम आदेश देते हो, परंतु इसलिए कि तुम आज यहाँ अतिथि, और अतिथि की इच्छा का मान होना चाहिए। द्वार की ओर चल देता है। द्वार के पास रुककर मल्लिका की ओर देखता है, और कहता है कि देखना मल्लिका, आतिथ्य में कोई कमी ना रहे। आतिथ्य मतलब स्वागत जिसे हम कहते हैं। आतिथ्य में कोई कमी ना रहे। अतिथि बरसों में एक बार आया है, वह आगे जाने कभी आएगा या नहीं। और यहाँ चीजें खत्म हो चुकी होती हैं पूरी तरीके से। कालिदास जिस उम्मीद से लौट कर आया है, वो उम्मीद भी अब टूट चुकी है। और जहाँ वो रह रहा था वहाँ उसका जी नहीं लगता है। और चीजें बहुत लेट हो चुकी हैं। कालिदास पहले आता तो शायद चीजें इतनी अ, खराब नहीं होती और इतनी चीजें नहीं बिगड़ती, लेकिन अंत तक आते आते चीजें बहुत बिगड़ चुकी हैं। और हम अगर देखते हैं तो आगे इस नाटक में और संकेत हैं कुछ। यहाँ पर दोनों की बातचीतें होती हैं। जब अंत में सारी चीजें क्लियर होने के बाद विलोम जा चुका है, तो मल्लिका फिर बोलती है, मल्लिका तुम कह रहे थे कि तुम फिर अत से आरंभ करना चाहते हो। अत मतलब जैसा मैंने ऊपर बताया, शुरुआत से। कालिदास निश्वास छोड़ता है, मतलब ये रंग संकेत है। कालिदास सांस छोड़ता है। कालिदास, मैंने कहा था कि मैं अब से आराम करना चाहता हूँ। यह संभविता इच्छा का समय के साथ द्वंद था, परंतु देख रहा हूँ समय कितना अधिक शक्तिशाली है। क्योंकि मल्लिका उसी की बात का जवाब वापस रिपीट करती है, क्योंकि प्रश्न चिन्ह। फिर अंदर से बच्ची के रोने का शब्द सुनाई देता है। मल्लिका झट से अंदर चली जाती है। कालिदास ग्रंथ आसन पर रखता हुआ जैसे अपने को उत्तर देता है। कालिदास, क्योंकि वह प्रतीक्षा नहीं करता। ये कालिदास अंतिम बात कहता है। उसके बाद ये रंग संकेत है। कालिदास चला जाता है। बिजली चमकती है, मेघ गर्जन सुनाई देता है। कालिदास एक बार चारों ओर देखता है, फिर झरोखे के पास चला जाता है। वर्षा पड़ने लगती है। वह झरोखे के पास आकर ग्रंथ को एक बार फिर उठाकर देखता है और रख देता है। फिर दृष्टि अंदर की ओर डालकर ड्योढ़ी में चला जाता है। क्षण भर सोचता है, वहां रुकता है, और फिर दोनों बाहर से दोनों किवाड़ों को मिला देता है। वर्षा और मेघ गर्जन का शब्द बढ़ जाता है। कुछ क्षणों के बाद मल्लिका बच्ची को बख्शी से सटाए अंदर आती है। कालिदास को न देखकर दौड़ती सी झरोखे के पास चली जाती है। मल्लिका, कालिदास उसी तरह झरोखे के पास आकर ड्योढ़ी के किवाड़ खोल देती है। कालिदास, मल्लिका आवाज लगाती है। अंत में कालिदास, कालिदास, लेकिन कालिदास तब तक जा चुका है। और लास्ट में आता है कि पैर बाहर की ओर बढ़ने लगते हैं। ये रंग संकेत हैं, परंतु बच्ची को बाहों में देखकर जैसे वहीं जकड़ जाती है, और फिर टूटी सी आकर आसन पर बैठ जाती है। बच्ची को और साथ सटाकर रोती हुई उसे चूमने लगती है। बिजली बार बार चमकती है। मेघ गर्जन सुनाई देता है। पर्दा गिरता है। नाटक यहाँ अंत खत्म हो अंत यहाँ नाटक का अंत है। यहाँ नाटक खत्म हो जाता है। और अंत में हम देखते हैं कि ये एक फैसला है। कालिदास को ये बच्ची अब मंजूर नहीं है, या कालिदास को मल्लिका भी मंजूर नहीं है। और अंत में ऐसा लगता है कि मल्लिका को ऐसा लग रहा है कि शायद मैं इस घर से बाहर चली जाऊं तो कालिदास मुझे मिल जाए। और आज इस मल्लिका के लिए कालिदास से ज्यादा महत्वपूर्ण ये बच्ची है। और इसीलिए कहते हैं कि मल्लिका अब अंबिका हो गई है। और अंबिका होने का मतलब है अपनी जिम्मेदारियों का एहसास, अपनी भावनाओं की, अपनी इमोशंस की तुलना में बहुत ज्यादा हो जाना। और ठीक ऐसा ही शुरुआत में हमने देखा, इसमें शब्द ये लाइन भी आई थी कि मैं अब ये बच्ची मल्लिका है जो धीरे धीरे बड़ी हो रही है, और अंबिका बनकर मैं उसकी देखभाल करती हूँ। और ठीक अंतिम में यही अब नजर आता है, जहाँ मल्लिका को एक उम्मीद है कि शायद मैं चली जाऊं बाहर, तो शायद चीजें ठीक हो जाएं, लेकिन वह जा नहीं पाती। और अपनी बच्ची के साथ ही वहीं बैठकर वो रोने लगती है। और वो जानती है कि ये मेरे जीवन और मेरी भावनाओं से ज़्यादा मुझे ये अब बच्ची ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसी तरह हमने बहुत संक्षेप में आषाढ़ का एक दिन नाटक के तीनों भागों को समझा। पहले और दो भागों को हमने मौखिक रूप से समझा, और तीसरे भाग में हमने उन संकेतों को समझा जिन संकेतों से ऐसा नजर आता है कि मल्लिका
अब अपना जीवन जीने के लिए उसकी नियति ने उसे इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है, जो हम पाठक या कोई भी व्यक्ति इस तरीके से कल्पना नहीं कर सकता कि मल्लिका एक वो जितना प्रेम करती थी कालिदास से, और उसने अपने आप को कई मोड़ पर कई जगह सैक्रिफाइस किया और कालिदास को उस मुकाम तक पहुंचाया, और अंत में उसकी ये नियति उसे इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये नाटक और इन सारी चीज़ों को समझ में आया होगा बेहतर, और हम आगे आने वाली क्लासों में हम समझेंगे कि अस्तित्ववाद दर्शन का प्रभाव इस नाटक पर किस तरीके से आया है, और किन किन पात्रों में ये नाटक अस्तित्ववाद से मेल खाता है। और धन्यवाद।